हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन कनेक्टेड विद यू। और आज ये वीडियो जो है वो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि लगभग इस चैप्टर में हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं कि जो जो मेन चीज़ें थी, जो एज अ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव या एग्ज़ाम्स व्यू के हिसाब से इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी कवर अप कर ली गई हैं। और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। नाम है चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर में जो थोड़ी सी चीज़ें बची हुई, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है, ये सारी बातें, जो छोटी छोटी चीज़ें, दो एक चीज़ें बाकी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा। मैं आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाता हुआ चलूँगा कि आपने अब तक क्या क्या सीख लिया है। और ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस 2 वीडियो में मिलेंगी। ये तीसरा वीडियो होगा, और जो 2 वीडियो प्रीवियस के हैं वो दोनों वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आपने अब तक मैग्नेटिक फील्ड, कंपास निडल, magnetic field lines, characteristic of magnetic field lines, conductor, magnetic field due to current carrying conductor, right hand thumb rule, और क्रॉक स्क्रू रूल जिसको कहते हैं ना। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, एंड सोलनॉइड के बारे में हम लोगों ने दो वीडियो में लगातार डिस्कस किया हुआ है। पहले वीडियो में भी, दूसरे वीडियो में भी, है ना। और उसके बाद इसके पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, इसमें कैसे काम क्या होता है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये भी बात हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है। ये सारी बातें बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का जो रूल है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फेराडे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने टाइप के होते हैं, जो 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, या वो 2 एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और काम क्या करते हैं, उनका नाम क्या होता है, जैसे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों आप लोगों ने देखा होगा। ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया लास्ट वीडियो में अपने। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है, तो आप उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फिर फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ना, ये भी आप देख सकते हैं। एंड फिलहाल अब इलेक्ट्रिकल जनरेटर तक की कुछ बात हो चुकी थी कि उसके कार्य करने की पद्धति क्या होती है, वो किस पर बेस्ड होता है। ये बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। और अब यहाँ पर हम लोगों को जो बात करनी है, वो बात ये करनी है कि इसके आगे जो करंट होता है, एसी डीसी जो करंट होता है, उसके आगे जो है एडवांटेजेस वगैरह हम लोग देख चुके थे। घरों में जो घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, उसमें कितना करंट आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का करंट आता है, उसमें कौन कौन से वायर्स होते हैं, कौन सा नेचुरल वायर होता है, कौन सा पॉजिटिव वायर होता है जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, अर्थ वायर कौन सा होता है, अर्थ वायर का नेचर क्या होता है, और उसके फंक्शन क्या होते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, है ना, ये जो है, ये हमारे डोमेस्टिक सर्किट का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, अर्थ वायर यहाँ पर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, और दूसरा है लाइव वायर, और तीसरा है न्यूट्रल वायर, या न्यूट्रल में यू लग गया है गलती से, वो जो है थोड़ी सी गलती है, यू नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ये न्यूट्रल वायर। अच्छा, एक और बात, न्यूट्रल कहा तो याद आया, कल लास्ट वीडियो में मैंने न्यूट्रल वायर को गलती से नेचुरल वायर प्रोनाउंशिएट कर दिया था, जो मेरी गलती थी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और ये बात मैंने कैसे कर दी, ये गलती मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उस गलती के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल अब देखते हैं कि लाइव वायर और हमारे जो न्यूट्रल वायर हैं, इन दोनों वायर्स काम कैसे होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे घर में जो मेन फ्यूज होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया है, उन दोनों मेन फ्यूज में हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर
जोड़ा जाता है, लेकिन मेन फ्यूज में केवल और केवल लाइव वायर जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप जो 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ, ये जो 2 मेन पॉइंट हैं, इन मेन पॉइंट्स में हमारा लाइव वायर का एक बिल्कुल पतला सा वायर जोड़ा जाता है, जो कि लाइव वायर को सपोर्ट देने के लिए होता है। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हीट बढ़ने से वो जो पतला सा वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे कि कनेक्शन पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है। और जब कनेक्शन ब्रेकआउट होता है तब हमारे घर में सप्लाई चालू होना बंद हो जाती है। अब जब यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड होता है, फ्यूज़ लगा होता है, सारी चीज़ें कनेक्शन चालू होता है, तो यहाँ से सप्लाई हमारे घर के मीटर बॉक्स में जाती है। और मीटर बॉक्स में जा कर के हमारे घर में मीटर में जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जो हमारा नेगेटिव वायर है, न्यूट्रल वायर जिसको कहते हैं, वो न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मीटर से कनेक्ट होता है। ये हमारा फ्यूज बोर्ड में नहीं जाता है। न्यूट्रल वायर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर तक पहुंचता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा वायर है जो हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में या हमारे डोमेस्टिक यूजेस में किसी इलेक्ट्रिक मीटर में कनेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन उसका कनेक्शन घर के बोर्ड में या घर के जो छोटे-छोटे बोर्ड्स हैं उनमें सब में होना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसा वायर कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए आप, अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर का कनेक्शन किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक मीटर से नहीं होता है और ना ही इलेक्ट्रिकल फ्यूज बोर्ड से होता है। ठीक, अब इसके साथ ही हम अगर आगे बढ़ें तो हमको छोटी सी चीज़ नज़र आएगी कि जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमारे मीटर से चालू होती है और आगे हमारे जो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, या जिसको मेन कंटेनिंग स्विच एंड फ्यूज बॉक्स कहते हैं, तो मेन फ्यूज जो होता है या फ्यूज बॉक्स जो होता है मेंस का, वो वहाँ से हमारे घरों में सप्लाई चालू होती है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक बना हुआ है, जिसमें से हमारे घर में 220 वोल्ट का करंट फ्लो किया जा रहा है। यहाँ से ये यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड है, यहाँ पर एक बोर्ड है और यहाँ पर एक बोर्ड है। ठीक, अब ये इन तीनों बोर्ड्स, ये घर के अलग अलग 3 बोर्ड हैं। इन तीनों का कनेक्शन हमारे घर के एक मेन फ्यूज बोर्ड से या मेन स्विच से कनेक्ट कराया गया है, और उसके बाद वापस से जो निगेटिव वायर, जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर कहते हैं, वो फिर से हमारे मीटर से जुड़ा है, और फिर मीटर से सप्लाई वापस न्यूट्रल वायर से होकर के बाहर चली जाती है। ठीक, अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारा जो मेन स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड का कनेक्शन डायरेक्टली न्यूट्रल नहीं, अर्थ वायर से नहीं होता है, बल्कि जो बाकी छोटे छोटे स्विच यहाँ पर आपको 3 देख रहे हैं जिस पर मैंने क्रॉस किया है, ये छोटे छोटे स्विचेस से जो ऊपर 3 तिकोने वाला जो प्लगिंग सिस्टम होता है, तो जो ऊपर का सप्लाई होता है या ऊपर का जो स्विच प्लग वाला होता है, जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं, तो ऊपर की जो एक लेग होती है, वो अपसाइड लेग जो है एक ग्रीन वायर से कनेक्ट होती है, और वो वायर बिल्कुल उस बोर्ड से बिल्कुल बाहर जाता है, और एक सिंगल ग्रीन वायर हमारे घर में पूरी तरीके से दौड़ता है और बाहर एक ये इसे किसी अर्थ तक उतार दिया जाता है किसी तरीके से। ठीक, अगर ये नहीं लगा तो नुकसान तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ कि समटाइम्स इसके कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं अर्थ वायर ना होने से। घर में अर्थिंग भी आ सकती है, लेकिन अगर अर्थ वायर लगा है तो इलेक्ट्रिक बोर्ड से कभी भी आपके घर में जो है घर की दीवारों में करंट वगैरह नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके घरों में इक्विपमेंट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फील हो रहा है, दीवारों में करंट फील हो रहा है, तो इसका मतलब जाहिर से तौर पर ये है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अर्थ वायर की कमी है, अर्थ वायर की सप्लाई चालू नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप अर्थ वायर को जल्द से जल्द कनेक्ट करवाइए, इससे आप भी सेफ रहेंगे और आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी सेफ रहेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये 3 बोर्ड हैं और 3 के तीनों बोर्ड ऊपर अर्थ वायर से कनेक्ट हैं, और अर्थ वायर बाहर की ओर है, और बाहर ले जा करके हम इसको अर्थ में कहीं ना कहीं जा करके
टच कर देते हैं और इस तरीके से हमारा अर्थ वायर काम करता है कि अगर गलती से इन केस हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस या कहीं गलती से दीवारों में करंट आया तो हम अपने घर को सेफ कर सकें या हमारे घर की दीवारों में आने के चांसेस जो है बिल्कुल हम लोग 99.99% कम कर देते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड से। अब यहाँ जो छोटी सी बात ध्यान देने वाली है वो क्या है, वो ये है कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू बी नोटेड इन डोमेस्टिक सर्किट, ये डोमेस्टिक सर्किट यानी घर में जो परिपथ बनाने वाले कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन मुख्य बिंदुओं में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ अ सेपरेट स्विच ऑन और ऑफ, है ना। तो अब ये जो अप्लायंसेस हैं उनके स्विच ऑन ऑफ वाले जो स्विच होते हैं वो हर अप्लायंसेस के अलग अलग होते हैं, ये सभी के घर में होता है। और हाँ, ये कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं कि दो बल्ब एक साथ जल रहे हैं या दो कनेक्शन को एक ही स्विच से जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में आपके स्विच पर लोड बढ़ता है और जब लोड बढ़ता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकती हैं, आपके घरों के अप्लायंसेस के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस टू ईच अप्लायंस दे शुड बी कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर सो दैट दे कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम। जो भी हमारी सप्लाई होनी चाहिए वो सप्लाई हमारी पैरेलल सिस्टम में होनी चाहिए, सीरीज सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सीरीज सिस्टम में अगर हम किसी भी अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो इससे अगर एक अप्लायंस ख़राब होगा या एक सीरीज़ गड़बड़ होगी तो पूरा जितने भी उस सीरीज़ में जुड़े हुए इक्विपमेंट होंगे उस पॉइंट के बाद वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल सिस्टम में जोड़ करके रखेंगे तो पैरेलल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्लायंस हमारा एक अप्लायंस ख़राब है तो बाकी के अप्लायंसेस काम करते रहते हैं। जैसे मान लिया हमारे घर में 5 अप्लायंसेस हैं तो 5 अप्लायंसेस अगर हमने लगा रखे हैं इलेक्ट्रिक के, तो पाँचों का पाँचों अगर हम सीरीज सिस्टम में जोड़ते हैं तो तीसरे नंबर का अगर ख़राब हो गया तो 3, 4 और 5 तीनों काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल सिस्टम की बात करें तो 5 सिस्टम होने पर तीसरे नंबर का अगर ख़राब होता है तो पहला दूसरा तो काम करेगा, तीसरा छोड़ करके चौथा और पांचवा भी काम करेगा। लेकिन सीरीज सिस्टम ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बोर्ड की सप्लाई है या जो इक्विपमेंट का अरेंजमेंट है वो सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल सिस्टम में होना चाहिए। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है, वी हैव 2 इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर होम। हमारे घर में जो है कोई लगभग 2 सर्किट होम होते हैं, है ना, और 2 इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं हमारे घर में। अब ये 2 क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, जरा देखते हैं। तो उसका भी रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, वन कंसिस्ट ऑफ करंट 15 एम्पियर फॉर हाई पावर अप्लायंसेस एंड other circuit consists of a current fifth of एम्पियर या 5 एम्पियर फॉर लो पावर अप्लायंसेस। मतलब ये है, जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो हम लोगों को हाई पावर हाई कैपेसिटी के अप्लायंसेस चलाने हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हमें चलाना है पानी के लिए, जो पानी वाला मोटर होता है। तो अगर हम लोगों को मोटर चलाना है तो मोटर चलाने के लिए हम लोगों को 15 एम्पियर का जो है बोर्ड चाहिए या 15 एम्पियर का जो सर्किट सिस्टम है वो चाहिए। और अगर हम लोगों को मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए हम लोगों को 5 एम्पियर का जो है लो रेंज वाला, लो पावर सप्लाई वाला सर्किट चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम ये सीधी सी बात समझ सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड आते हैं और उन दोनों के लिए करंट अरेंजमेंट भी सर्किट के हिसाब से किया जाता है कि किस सर्किट में कितना करंट देना है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे घर में जो सर्किट सप्लाई होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है 5 एम्पियर की और एक होती है 15 एम्पियर की। 15 एम्पियर हाई अप्लायंसेस, हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, यानी हाई पावर जो कंज्यूम करते हैं, और दूसरा जो 5 एम्पियर वाला है वो लो पावर कंज्यूम करता है। और अब आगे की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों से बढ़ते हुए आगे शॉर्ट सर्किटिंग की बात कर ली जाए। अगर शॉर्ट सर्किटिंग की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू फॉल्ट इन अप्लायंसेस और डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ 2 वायर्स
the circuit will offer zero or negligible resistance to the flow of current due to low resistance or large amount of current will flow and अगर ऐसा होता है तो एक तेज स्पार्क होगा और स्पार्क होते ही आपके अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगे। समस्या सिर्फ इतनी सी है। अच्छा, इसमें जो छोटा सा जूल्स का कुछ चीज़, जूल्स लॉ का कुछ चीज़ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आगे समझते हैं। इसमें कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। हीट इज प्रोवाइडेड इन लाइव वायर या लिव वायर एंड प्रोड्यूसेस स्पार्क डैमेजिंग द डिवाइस एंड वायरिंग। ठीक है, मतलब ये है, सिंपली से इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा लाइव वायर है, लाइव वायर से हमारा निगेटिव वायर कनेक्ट हो गया या पॉजिटिव वायर से निगेटिव वायर कनेक्ट हो गया, लाइव वायर से न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गया, तो एक जो रेजिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और रेजिस्टेंस अचानक से डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि या तो करंट फ्लो बहुत तेज हो जाएगा या फिर बिल्कुल भी जो है ज़ीरो हो जाएगा। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अचानक से या तो बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और या फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में स्पार्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा हमारा तब होता है जब ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट सप्लाई भी बढ़ जाती है ना। तो ऐसे केसेस में हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आग लग सकती है और इस तरीके से हमारे घर की पूरी सप्लाई भी डैमेज हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोग जो है पैरेलल सिस्टम अरेंज करते हैं, जिससे कि पूरी सप्लाई जो है डैमेज ना हो या वायरिंग डैमेज ना हो। लेकिन कभी-कभी फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो जिसके चांसेस अगर पैरेलल में है तो थोड़ा सा कम होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। खैर, और जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि भाई साहब देखो, हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है वो क्या कहता है कि करंट के स्क्वायर टाइम के हिसाब से हीट निकलती है। ठीक, तो जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर टाइम से हीट निकलेगी। और उस दौरान अगर आपने निगेटिव वायर या न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया लाइव वायर से या पॉजिटिव वायर से, तो भाई साहब ये हीट जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। और जो एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए था वो ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और एक तेज फ्लक्चुएशन होता है। और उस फ्लक्चुएशन से भी चिंगारियां और धमाके कुछ हो सकते हैं आपके घरों में। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसी चीजें नहीं करेंगे, और अगर करके देखेंगे तो आनंद ही आनंद है। खैर, अगली बात करते हैं। अगली बात है ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग की अगर बात की जाए तो ओवरलोडिंग कैन बी कॉज बाय connecting to many appliances to a single socket, or accidental rise in supply voltage if the total current drawn by the appliances at a particular time exceeds the bearing capacity of that wire. It will get heated up एंड दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। बहुत ही सिंपल है कि भाई ओवरलोडिंग क्या होती है। जैसे मान लिया आपने घर में 5 एम्पियर वाली सर्किट लगा रखी है और उससे आपने अपने घर में चलने वाला एक मोटर कनेक्ट कर दिया। तो भाई साहब मोटर के लिए हमें मिनिमम 15 एम्पियर की जो है सर्किट फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन हमने 5 एम्पियर के सर्किट में 15 एम्पियर का लोड दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि लोड ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसा अगर होता है तो जाहिर सी बात है या तो मोटर ही नहीं चलेगा क्योंकि लोड नहीं मिल पाएगा, या फिर हमारा जो सर्किट बोर्ड है, ये सप्लाई बोर्ड जो भी है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक, इस यहाँ भी जो है जब ओवरलोडिंग अचानक से बहुत तेज़ हो जाती है तो स्पार्किंग या जो है शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो एक वायर से, जिस वायर से सप्लाई की गई हो, वो वायर या तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का हो, है ना, या फिर उसी वायर पर वो बहुत पतला वायर हो। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि उस वायर पर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो लोड है, लोड बढ़ने से उस वायर में हीट ज़्यादा क्रिएट होगी।
और हीट जब ज़्यादा क्रिएट होगी तो पतला सा वायर ब्रेक हो जाएगा और ओवरलोडिंग से आपका जो सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन बाकी की चीज़ों के लिए हम ज़रूर आपसे मुखातिब होंगे, एक बार फिर से मिलेंगे ज़रूर हम आपसे। और फिलहाल मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी के जो 13th चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी जो हमारा लाइव क्लासेस हैं, जो लाइव सेशन है, उनके लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो डिस्कशन का सेशन होगा, और डिस्कशन के सेशन में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं हम आपसे इस चैप्टर नंबर 13 के डिस्कशन राउंड में। लेकिन अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूबर्स, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, अच्छे से मज़े करो, एंजॉय करो। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, मन में डाउट हो, वो डाउट आप पूछ सकते हैं। हम लोग बहुत जल्द एक एसएमएस सर्विस चालू करने वाले हैं, और एसएमएस सर्विस चालू होते ही वो नंबर भी आपको इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस पर आप एसएमएस करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वो नंबर हम लोग एनआईओएस से या इग्नू से एफिलिएट कराने वाले हैं, और जैसे ही ये सर्विसेज कंप्लीट हो जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, तो हम लोग इस चीज़ को भी जारी कर देंगे बहुत जल्द। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी सेफ, कीप हेल्दी।